जो टेस्ट का सिलेबस है ना, आज क्लास जब खत्म हो जाएगी ना, तब मेरे को कहना है भी सर सिलेबस बता दो, फिर बताऊंगा मैं, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, अगर बेटा फिर मेरे को कल याद आ जाएगा। लास्ट टाइम अपन ओवर वोल्टेज वाला कर रहे थे ना कुछ, क्या ब्राइन सोल्यूशन वाला कर लिया था हमने। ओवर वोल्टेज का बस एक ही आंसर याद करना है, जब भी हमारे पास क्या आएगा, एक्वस NaCl, क्या आएगा बोलो, तब सोडियम और पानी में तो कोई दिक्कत है, उसमें तो पता है भी विनर कौन बनने वाला है, पानी। बट क्लोरीन और वाटर में विनर हमेशा क्लोरीन को बनाना है, बस इतनी सी सिंपल बात क्या रखनी है आपने, याद रखनी है। और उसका आंसर एक ही है, क्या बेटा, बबल वोल्टेज या फिर ओवर पोटेंशियल, ठीक है। एक बार देखना यार, ये वाली लाइन आ रही है बेटा इसमें, अच्छा ज्यादा जूम हो गया, सारा कुछ तो आ रहा हो। चलो अब देखो, यहां तक हमने ये कर लिया था, ठीक है। अब मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से रिवाइज करवाना चाहूंगा। सबसे पहले हमने क्या एग्जाम्पल की थी, एक बार बता दो ताकि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। पहला हमने मोल्टन वाला किया था क्या, मोल्टन वाले में तो क्या एग्जाम्पल होता है, बस वही एक ही कटायन आएगा और एक ही क्या आएगा, अनायन। उसमें सोचना नहीं है, कटायन कैथोड पर जाएगा, एनायन एनोड पर जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 तो यही थे, फोर्थ क्या था, कॉपर सल्फेट एक्वस था। एक्वस मतलब पानी दोनों जगह पर भेजो, पानी और कॉपर +2 में कौन विनर होता है, कॉपर +2। सल्फेट और पानी में पानी विनर होता है, समझ गए ना। पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसकी रिएक्शन हमने लिख दी थी। पानी का रिडक्शन होता है, वो भी रिएक्शन लिख दी थी। पानी में कौन रिड्यूस होता है, H+, क्या बनता है, H2, ऑक्सीडाइज होकर O2 बनेगा, समझ गए। फिर हमने यही कॉपर सल्फेट विद कौन सी इलेक्ट्रोड किए थे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। उसमें हमेशा किसको विनर बनाना है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को। कहाँ, एनोड में कि कैथोड में, एनोड में। क्यों, कॉपर हमेशा क्या होएगा, फिर ऑक्सीडाइज होकर +2 जाएगा। फिर इसके बाद क्या किया था हमने, AgNO3, सिल्वर इलेक्ट्रोड वाला भी समझ आ गया। फिर डाइल्यूट का केस जब भी आता है तो आपने हमेशा पानी के अकॉर्डिंगली क्या करना है, आंसर करना है। फिर उसके बाद क्या आ गया था, कंसंट्रेटेड। हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब पानी उसमें विनर नहीं होएगा, समझ गए। तो सल्फेट को कर को क्या बना दोगे यार, मार्शल एसिड, H2S2O8, जो कैसा एसिड है, पर ऑक्सी एसिड है, हाँ। फिर उसके बाद 1 मोलर वाले को हमने बहुत देर तक किया, तब भी तो जो कुछ है वो सभी को क्या कर दो, ऑक्सीडाइज। 10th क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन वाला आ गया कि नहीं, अरे बोल दो। ब्राइन में किसको विनर बनाना है, Cl- की वाटर को। उसका रीजन क्या है, अब एक पॉइंट, अब अगला एक पॉइंट लिख लो, फिर 11th पॉइंट लिख लो, मतलब जो भी कोई पॉइंट है क्वेश्चन में ही पॉइंट लिख लो। मतलब अगली एग्जांपल के लिए पहले पॉइंट लिखना है। इफ मर्करी इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, if mercury electrode is used, then maximum metal ions have more tendency to discharge at cathode. Then maximum metal ions have more tendency to discharge at cathode because of the formation of amalgam, because of the formation of amalgam।
विद मर्करी, विद मर्करी। पता है आपको एमलगम क्या होता है? हैं? दो मतलब अगर मरकरी के साथ कोई मेटल क्लब कर जाता है ना, तो वो जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर का स्पेशल नेम है। अगर मान लो सोडियम और कॉपर मिक्स होते हैं तो उसका नाम हम एमलगम नहीं देते। एमलगम मतलब एक मेटल फिक्स है, कौन सा? मरकरी होना चाहिए। समझ गए? इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ये कौन सा पॉइंट है जो भी है 10th 11th जो भी चल रहा है, समझ गए कि नहीं? एग्जाम्पल्स ही चल रही थी ना, ये एग्जाम्पल में ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन मतलब कौन सा रियान बेटा? यूजिंग कौन से इलेक्ट्रोड? मरकरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसमें लिखते रहना है। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है एक्वस NaCl, और कौन से इलेक्ट्रोड आ गए बेटा साथ में? मरकरी का क्या आ गया? इलेक्ट्रोड आ गया। एक्वस NaCl का मतलब पानी भी मिलेगा, Na+ भी मिलेगा, Cl- भी मिलेगा, और मरकरी के इलेक्ट्रोड्स भी मिलेंगे। फिर अब हम देखेंगे एनोड, और एक क्या देखेंगे? कैथोड। एनोड पर पहले अनायंस को भेजो और साथ में पानी को। कैथोड पर किसको भेजते हैं बेटा? कटायंस को, साथ में पानी को, और अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो उसको भी भेजो। यही हो गया कि नहीं हो गया यार? एनोड पे, हाँ सही है। कैथोड पर कटायंस जाता है ना, कैथोड पर, हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा इलेक्ट्रोड कह रही है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हम ऐसे पढ़, अभी तक यही पढ़कर आए हैं कि नहीं पढ़कर आए? बोल दो। ठीक है बेटा, अब इसमें तो विनर कौन होता है? बोलो कौन विनर होता है? तो क्या बन जाएगा? Cl2। क्या बन जाएगा? Cl2। कौन से रीजन के कारण? ओवर पोटेंशियल। ये हो गया ना, ऐसे लिखेंगे क्या? ओवर पोटेंशियल। अब इसमें क्या होता है? देखो, अब इसमें विनर कौन होना चाहिए था? सुन लो, वाटर होना चाहिए था, बट इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड आ गया? मरकरी का इलेक्ट्रोड आ गया। तो मेटल्स का टेंडेंसी होता है, बोलो किसका टेंडेंसी होता है? मेटल्स का टेंडेंसी होता है कि वो रेड्यूस होकर मरकरी के साथ क्या बना ले? मिक्सचर बना ले। क्या बना ले? मिक्सचर। तो सोडियम मरकरी का ये एमलगम बन जाता है। क्या बन जाता है ये? एमलगम। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर कभी भी मरकरी दिखे तो कोई भी साथ में क्या दिखे? एक्टिव मेटल, तो विनर किसको बना दो? सोडियम को बना दो, मतलब मेटल को बना दो। किसको बना दो? ओके, कोई डाउट?
ओके, चलो अब मॉड्यूल में से क्वेश्चंस ना किए थे हमने इस टॉपिक के, वो कर लेते हैं। कितने कर लिए थे बेटा इन टेक्स्ट में? हमने 4 कर ली थी। कौन से? 36 एंड 37। ठीक है, अब आप 37 करो। अब 37 में जो ये क्वेश्चन है, पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा सा देखो क्या है। ठीक है, इसमें ये देखो, एक सिल्वर है और साथ में क्या है बेटा? मैग्नीशियम है, और क्या क्या है हमारे पास? एल्यूमिनियम है, और क्या है? कॉपर है, और क्या है? क्रोमियम है। यही है कि नहीं है यार, बोलो। ठीक है, इनमें से किसका स्ट्रक्चर अपने को पक्का नहीं मिलने, मतलब कौन से मेटल्स नहीं मिलने वाले? ये देखो, मेटल्स कब मिलेंगे? जब ये खुद क्या होएंगे, पहले सुन लो। ये अगर क्या होएंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये रिड्यूस। और ये रिडक्शन जो भी होता है, ये कहाँ पर जाते हैं? ये कैटायन किधर जाते हैं बेटा? कैथोड पर। उधर इनका क्या होएगा? रिडक्शन। ठीक है, साथ में सोल्यूशन कौन सा है? मतलब एक्वा सोल्यूशन है। तो एक क्या आ गया बेटा? वाटर। तो बेसिकली आपको ये देखना है भी, अगर मेरे को Ag प्लस और वाटर में मुकाबला करना है तो Ag प्लस विनर आता है कि वाटर विनर आता है? समझ गए? AgNO3 वाला एग्जांपल देखो यार सारे बच्चे। हाँ, पहले तो क्वेश्चन समझ आ गया क्या है? ये क्वेश्चन ये है ना भी, सिल्वर का मान लो नाइट्रेट सोल्यूशन मान लिया आपने, और किसका सोल्यूशन मान लिया आपने? मैग्नीशियम का। तो अब आप बताओ मेरे को, कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रेड्यूस होगा? यही क्वेश्चन है कि नहीं है? अब आप बताओ, ए ऑप्शन में ये वाला तो क्या हो जाएगा बेटा? सिल्वर ही आएगा ना विनर। मतलब सिल्वर और वाटर में कौन विनर आता है? सिल्वर विनर आएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें तो सिल्वर हो गया विनर। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और वाटर में कौन विनर आता है? वाटर। कौन विनर आता है? वाटर। क्या ये पॉइंट समझ गए? कॉपर और वाटर में कौन विनर आएगा? कॉपर। इसका मतलब हमें सिल्वर तो मिलेगा, कॉपर भी हमें मिलेगा। ये दो के बारे में तो अपन पक्का श्योर हैं कि नहीं है यार? ठीक है, इससे हम कौन से ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं? और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक्टिव मेटल्स हैं, क्या है ये? ज्यादा ये हमें नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये वाले तो रिड्यूस तब होते अगर ये मोल्टन स्टेट में होते। कौन सी स्टेट में होते? तो इससे अपने को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी दिख गया कि नहीं? इसमें यही है भी, एक भी अगर, और बेस्ट ऑप्शन सी है ना। सी में दोनों नहीं होंगे, ए में एक हो रहा है एक नहीं हो रहा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? जो दोनों नहीं होने चाहिए थे, दोनों ही नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आंसर सी आ गया कि नहीं आ गया बेटा? 36 हो गए।
36 क्या है? नहीं, अच्छा क्लास में हो गया था, अभी हो गया। हाँ गुड, मतलब वैसे क्लास में नहीं किया आपने, प्रैक्टिस के लिए कर लिया, अच्छी बात है बेटा। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू, क्या लिखा हुआ है? एक्वा सोल्यूशन से कर दिया। नंबर ऑफ एजी एंड कॉपर एटम्स डिपॉजिटेड आर। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 36, क्या ये सेकंड लॉ ऑफ फैराडे का क्वेश्चन है कि नहीं है यार? मतलब हमने दोनों में से अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या चीज सेम रहती है? W इक्वल टू क्या होता है? Z इंटू, देखो बेटा, W इक्वल टू Z इंटू Q। तो हम क्या लिख सकते हैं? W1 बाय EW1 इक्वल टू बेटा W2 बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। सेम रहते हैं कि नहीं रहते? बस इसको करो सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल सही है, वो n फैक्टर से कर लिया आपने, गुड। Ag के केस में n फैक्टर कितना आ रहा है बेटा? 1। कॉपर प्लस 2 से के केस में कितना आ रहा है n फैक्टर? 2। सही है, वैसे ही करना है। तो अब आप बता दो सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे? मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड या फिर मास ऑफ, बोलो, यही पूछा ना इन्होंने, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट किसका अंकिता? बोलो, सिल्वर का। इधर क्या लिखोगे बेटा? वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है इन्होंने कहा हुआ है? x। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना है सिल्वर का? 1। इसका मास कितना है? y। मोलर मास कितना है इसका? 63.5 डिवाइडेड बाय 2। बस इसको कम, द नंबर ऑफ Ag एंड कॉपर एटम्स डिपॉजिटेड क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, ये वेट लिख लो बेटा, WAG, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या लिख लोगे? W कॉपर, कोई डाउट? ओके। अब आप बताओ मेरे को, यहां पर क्या लिख लेंगे? मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर। इधर चले जाओ, क्या आ जाएगा? 108। ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या? डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 63.5। अब आप बताओ न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? न्यूमरेटर। इसका मतलब सिल्वर का मास क्या आएगा? अगर जिसका इसका मास ज्यादा आ जाएगा क्या? फिर इन्होंने तो बट क्या पूछा है? बोलो, एटम्स। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इसको हम 2 मेथड से करेंगे। ये हमने बेसिक मेथड, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड वर्जन मान लिया, उसमें कोई चक्कर नहीं है। ये देखो, इधर ही फोकस करो, आराम से हो जाएगा ये। तो हमने क्या मान लिया बेटा? मास ऑफ सिल्वर इज 108 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 63.5 मास ऑफ कॉपर। अब आप मान लो मास ऑफ कॉपर कितना मान लो? m मान लो। कितना मान लो? m डिपॉजिटेड मान लो। तो देयरफॉर आप बता दो मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितने आ जाएंगे बेटा? बोल दो। 108 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय m 63.5 को डिवाइड कर दो किससे? मोलर मास से। 108 से 108 क्या हो गया? 2m बाय 63.5, इसके क्या आ गए? बोलो, मोल्स आ गए। क्या आ गए? मोल्स। तो एटम्स कितने आ जाएंगे सिल्वर के? मल्टीप्लाई बाय कौन सा नंबर? एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा क्या? ओके। देयरफॉर और क्या लिख सकते हो आप? मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ये कितना है? मास है, m है, डिवाइडेड बाय किससे कर दो? 63.5 से। देयरफॉर बेटा एटम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना आ जाएगा? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आप देख लो mNa बाय ये तो क्या है? सेम है। क्या है ये? तो सेम। तो इसका मतलब
ये अगर एटम कॉपर के कितने दिए हुए इन्होंने, कितने दिए हुए हैं बोलो, ये वाली वैल्यू अगर y है बेटा, ये वाली वैल्यू क्या है x, क्या मैं अब यहाँ पर इन दोनों के बेसिस पे ये लिख सकता हूँ भी x की वैल्यू क्या होएगी 2 टाइम्स ऑफ y, बोल दो। ये तो हो गया पूरा डिटेल्ड वर्जन। मान लो पेपर में अब मेरा दिमाग ऐसे चल गया तो होना चाहिए क्वेश्चन, समझे, पहले प्री प्लान फॉर्मूला नहीं है ना क्या है, तो लिखो इसको, फिर इसका एक और वर्जन भी अपन कर देंगे आसान वाला भी। n फैक्टर और हाँ वो इक्विवेलेंट्स ही होते हैं, यहाँ पर आ जाइए। तो कहना क्या चाह रहे हो? सीधा ही आ जाएगा, n फैक्टर से 2 लाइनों में ही आ जाएगा आंसर, जैसे वो कह रही थी अंकिता। पर मैं ये कह रहा हूँ मान लो पेपर में कुछ ना समझ आए, ये भी कर देते हैं कई बच्चे भी, थोड़ा सा लेंदी भी चले जाते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ भी हमेशा पार्थ जायसवाल को याद रखना है भी, अगर पेपर में लेंदी हो गया तो कोई चक्कर नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब मान लो आपको पता है यार बस 2 स्टेप और है फिर आंसर आ ही जाना है, समझ कि नहीं, अगर हो रहा तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 से 2 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। कभी कभी क्लिक नहीं करता ना एकदम से माइंड में। अब हम सौखा मेथड भी देख लेते हैं बेटा, मतलब कम लेंदी मेथड। ये लिख लिया सभी ने? अब सेकंड मेथड देख लो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ, बोलो, इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम, ऑन पासिंग द सेम चार्ज, यही होता है कि नहीं होता यार, तो आप बता दो बस। मान लो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अब आपको यहाँ पर ये अज्यूम करना पड़ना था भी कितने आ गए, n आ गए, कितने आ गए n, ये आपको खुद क्या करना पड़ना था, अज्यूम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी यार, इसको इक्वल किसके माने, n के इक्वल मान लो, किसके इक्वल मान लो, n के। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू क्या होएगा, n। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होएगा, मास ऑफ सिल्वर, या फिर मोल से क्या लिखेंगे अब अपन, मोल्स किसके, सिल्वर के, n लिख दो, NAG, मल्टीप्लाई बाय बेटा इसका n फैक्टर, ये कितना आ गया n, तो मोल्स ऑफ सिल्वर कितने आ गए, n आ गए, ठीक है। तो देयरफॉर एटम्स कितने आ गए सिल्वर के, n टाइम्स ऑफ Na। अब यहां पर देख लो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके, कॉपर के, कितने हैं, n है, ये क्या होंगे, मोल्स ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, तो मोल्स ऑफ कॉपर के आगे n बाय 2, तो देयरफॉर एटम्स बेटा किसके, कॉपर के, क्या आगे n, Na बाय 2। अगर वो वैल्यू y है तो ये वैल्यू क्या होएगी, तो अच्छा यार x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2y, ऐसे कर लो। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, ऐसे कर लो, मतलब कैसे भी कर लो, आंसर आ ही जाना है।
चलें आगे। अब अगला पॉइंट लिख लो इसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या लिख लो? हाँ, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फंडा क्या होता है। मान लो हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोड है, क्या है ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड, ये भी एक क्या है इलेक्ट्रोड। ये किस चीज का इलेक्ट्रोड है बेटा? मान लो जिंक का। किसका? जिंक का। ये बाहर से प्लस चार्ज इधर लगाया, माइनस इधर, तो अगर इधर प्लस लगाते हैं तो ये क्या होता है? एनोड। क्या होता है? एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो किसका सोल्यूशन है बेटा? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है बोलो? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब होएगा क्या, ये कैथोड है कि नहीं है यार? ये आयरन का कैथोड है। किसका कैथोड है ये आयरन का कैथोड है। अब होएगा क्या, एनोड से हमें क्या करना होता है ना, इस आयरन के ऊपर जिंक करना होता है पॉलिश। किसको पॉलिश करना होता है बोलो? जिंक को करना होता है। ये है किसका? ये आयरन का। समझ गए? होएगा क्या बेटा आप खुद बताओ? Zn+2 कटायन है कि अनायन है? कटायन है। कटायन कैथोड पर जाते हैं कि एनोड पर जाते हैं? कैथोड। तो जिंक+2 इधर आई जाएगा, आई जाएगा, आई जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोल दो। ठीक है। जिंक इसके ऊपर क्या हो गया, जाके डिपॉजिट हो गया। इसको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोप्लेट। जिंक के सोर्स दो है, एक तो क्या है एनोड और एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, मान लो आपको ये पूछ लिया कितना Zn+2 जाकर क्या होएगा? डिपॉजिट होएगा। तो हम फैराडे लॉ से क्या बोल सकते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, पहले सुन लो, फैराडेज लॉ। हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ द जिंक विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड इज इक्वल टू बेटा, जो भी कौन सा फैक्टर आता है बोलो? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे मल्टीप्लाई बाय कितना हमने इसमें से चार्ज पास किया। यही करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई डाउट? ठीक है। अब होता क्या है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने ना डेंसिटी को और वॉल्यूम को क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब क्या करते हैं हम, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके फिर इसको बाहर निकालेंगे ना यार, ऑब्वियसली क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। अब ये जो क्या थी, रॉड थी, है ना, इलेक्ट्रोड था, किसका? आयरन का। इसके ऊपर अब कौन डिपॉजिट हो गया? लो पेन दो। कौन डिपॉजिट हो गया? जिंक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो, ये रिफिल कौन है? आयरन। कौन है? आयरन। हमने इसके ऊपर किसको कवर कर दिया? जिंक को कर दिया। फिर हमने बाहर देखा, ये आ गया कि नहीं? अब मैंने क्या किया, ये सिलेंडर है कि नहीं है? क्या है ये? सिलेंडर। ठीक है। अब मेरे को पता है इस सिलेंडर का पूरा डायामीटर कितना है। ये तो हम क्या कर लेते हैं, इंडस्ट्रीज में मेजर कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इसी मास ऑफ जिंक को जो क्या हो रहा है बेटा, डिपॉजिट हो रहा है, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं भी, इस सिलेंडर का जो भी क्या होएगा वॉल्यूम, πr² इंटू एच, वॉल्यूम लिख दिया। जो भी कोई बॉडी है उसका क्या लिख दिया? वॉल्यूम। मल्टीप्लाई बाय मेरे को डेंसिटी पता है। क्या पता है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी पता है आपको? जिंक की। क्या पता है? डेंसिटी। समझ आ गया कि नहीं? ये डेटा तो बुक्स में होता है, ये डेंसिटी। वॉल्यूम आपने जो भी इलेक्ट्रोड का फोटो होता है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आ जाता है? वॉल्यूम। तो आप क्या करते हो फिर, इन दोनों को क्या कर दोगे? इक्वेट। क्यों? वॉल्यूम आपको उतना ही मिलेगा ना जितना दिखेगा। तो आप इससे क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम जो भी कोई इलेक्ट्रोड का आ गया इनटू जिंक का क्या है बेटा, ये डेंसिटी, इक्वल टू क्या लिख दोगे? EW/F इंटू क्यू। जो भी एग्जामिनर इसमें से आपको डेटा पूछेगा वो आप क्या कर दोगे? कैलकुलेट। समझ आ गया कि नहीं? लिख दो।
तो कभी कभी अगर डेंसिटी वॉल्यूम का क्वेश्चन आ जाए ना फैराडे लॉ में, तो ये सोचो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बाहर निकाल दिया, जितना भी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है उसको ढूंढने का एक और मेथड क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से उसने इक्वेट करना चाहा। जैसे हम मोल कॉन्सेप्ट में इक्वेट करते हैं ना बहुत बार डेंसिटी और वॉल्यूम को कंपेयर करके। ठीक है, अब अगले पेज पे जहाँ अब नया है, अब हम चैप्टर का थर्ड फेज पर आ गए हैं। अपन कहाँ आ गए हैं, थर्ड फेज। पहला फेज क्या था बेटा, गैल्वेनिक सेल। दूसरा फेज क्या था, फैराडे की बातें होगी, समझ गए। तीसरा फेज जो आ गया वो क्या आ गया, कंडक्टेंस। क्या आ गया, कंडक्टेंस। ठीक है, बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही है ये भी। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है रो के टर्म्स में, रो एल बाय ए। वहां पर देखो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम इस वाले टॉपिक में। लिखो पहले तो ये हेडिंग लिखो कौन सी, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। रियान बेटा आप मतलब इंजीनियरिंग आपने थोड़ी बहुत मतलब इधर उधर वर्कशॉप अटेंड किए हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगा मैं। मान लो हमारे पास एक एक्वेरियम जो होता है ना, उतना बड़ा सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, उसमें नींबू पानी भर दिया है। क्या भर दिया है, नींबू पानी। मछली वछली नहीं है उसमें, समझेंगे ना बेटा, नींबू पानी है। और एक एंड पर हमने यहाँ पर वायर, चलती हुई वायर, मतलब उसमें करंट आ रहा है, उसको डिप कर दिया, ठीक है। दूसरे एंड पर आप हो, तो आप अगर उस पानी को टच करोगे आपको कुछ फील होगा बेटा, हाँ वेरी, नहीं आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ये ऐसे एक्वेरियम आप तक पहुंच गया ना, एक यहाँ पर है, ठीक है। ये पूरा नींबू पानी भरा हुआ है, ओके बेटा। तो अब मैंने तार ली, वहां से ऑन कर दिया और तार को ऐसे थोड़ा छील कर, वो उसमें करंट आ रहा है। क्या आ रहा है उसमें, करंट। उसको मैंने नींबू पानी में डिप कर दिया, डिप कर दिया कि नहीं, ठीक है। एक तो क्या होता है भी, मैं उस तार को वहां से आप तक ले जाऊं, वायर है ना, पूरी वायर ले जाऊं, आप उसको टच करोगे तो आपको क्या फील होएगा, करंट फील होएगा कि नहीं। क्यों, वो करंट किसके थ्रू आया है, वायर के थ्रू। अब मैंने उस वायर के दो पार्ट्स ले लिए, एक वायर ले लिया और एक साथ में नींबू पानी ले लिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब आप जब उसको टच करोगे पानी को वहां से ऐसे, क्या आपको कुछ फील होगा कि नहीं होगा, बाकी भी सोचो। ये तो अब देखना पड़ेगा यार, ये अब देखना पड़ेगा। नहीं नींबू नमक पानी इसलिए बना रहे हैं ताकि नमक में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस। अच्छे चार्ज क्या है,
कैरियर्स हैं, समझ आ गया कि नहीं। तो वो फिर करंट वगैरह पता लग जाएगा, जैसे ये कह रहा है अभी कम होएगा कि ज्यादा। अकेले पानी में उतने आयोनाइजेशन नहीं होते, इसलिए नमक डाला है अपन ने, समझ गए। तो आप पहले तो ये बताओ बच्चों भी, आपको ये बात समझ आ गई भी मैं क्या कहना वाला हूँ भी। अब हमने क्या लिखा है बेटा, कंडक्टेंस ऑफ वायर वाला तो जो चैप्टर है उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसका नाम है करंट एंड, उसमें आप वायर्स के लिए। अब हमने एक क्या बना दिया, सोल्यूशन। अब हमें वो बताना है वो जो सोल्यूशन हमने बनाया कम नमक डाल के ज्यादा नमक डाल के, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसको हम कौन सी हेडिंग में पढ़ते हैं, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन में। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया। अभी पहली बात तो करंट फील होगा बेटा, ये बात क्लियर होगी। अब वो जो सोल्यूशन होएगा वो क्या होएगा, जो सोल्यूशन उसमें अब नमक की जगह पर आप कुछ और ऐड करोगे, समझेंगे। तो मतलब आप रेजिस्टेंस वगैरह क्या करी जा रहे हो, चेंज करी जा रहे हो। तो सोल्यूशन की क्या होती है, रेजिस्टेंस। जैसे वायर की भी क्या होती है, ऐसी सोल्यूशन की भी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। सोल्यूशन में से भी क्या पास होगा, करंट पास होगा। तो हम इधर रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब क्या करेंगे, बातें करेंगे। समझ आ गया कि नहीं। तो हेडिंग में क्या है, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसमें, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, और सबसे ज्यादा मतलब चांसेस हैं, मतलब अगर इस चैप्टर को डिवाइड किया जाए 3 पार्ट्स में जो करते हैं, तो 40% चांस है भी इधर से क्वेश्चन है, बाकियों से 30-30। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे मतलब थोड़ा सा हल्का सा वेटेज ज्यादा रहता है कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन का। क्लियर हो गया। इसमें अब जो जो टर्मिनोलॉजी आएगी लिखते रहो। एक तो टर्मिनोलॉजी क्या आएगी, रेजिस्टेंस। क्या आएगी, रेजिस्टेंस। 1/R को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसका सिंबल क्या है बेटा, जी। क्या है बोलो, जी। ठीक है, लिखो। और R इक्वल टू रो L बाय ए होता है कि नहीं, ठीक है। तो G इज इक्वल टू नथिंग बट 1/R। रो क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी। ऐसे ही 1/रो क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बहुत सारे नेम आते हैं इसमें, कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसको बोल देते हैं। अब इसका जो सिंबल होता है ना, वो सिग्मा नहीं होता है इसमें, क्या बोलते हैं उसको, कप्पा। कापा, कापा नूडल्स खाइए, नो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैंने भी एक बार ही खाई थी कापा नूडल्स। जो कप में मिलते, गर्म पानी करके खाओ, उसको क्या बोलते हैं, कप नूडल्स ही बोलते हैं ना। तो कप्पा, कापा, समझ गए क्या, ऐसे। ओके, कटप्पा। ओके, क्या बोलते हैं इसको बेटा, कौन सा सिंबल है, के सिंबल का नाम है क्या, हाँ, रिप्रेजेंट किसको करता है, कंडक्टिविटी। और इसको समझ आ गया कि नहीं, ऐसे। अब इसके आगे मूल लगा दो तो इसको क्या बोल देंगे, मूलर कंडक्टिविटी। क्या बोल देंगे, इसका सिंबल होता है बेटा लैम्डा एम। ये लैम्डा ही है, इसको लैम्डा बोलते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसको ये भी बोल सकते हैं और इसको हम ये भी बोल सकते हैं। समझ, ये उड़ा दी खोपड़ी तो कोई चक्कर नहीं है, तब भी ये लैम्डा ही रहता है। ओके, दोनों चलते हैं ये। ये सिंबल समझ आ गए। एक होता है बेटा इसमें लिमिटिंग मूलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मूलर कंडक्टिविटी। इसका सिंबल होता है लैम्डा एम। ऊपर जा तो इन्फिनिटी लगा दो या फिर ऊपर नॉट लगा दो, ठीक है। लैम्डा इन्फिनिटी एम और लैम्डा नॉट एम। एक होता है बेटा इसमें सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सेल कांस्टेंट। सिंगर का नाम सुना आपने, जे स्टार, ये जी स्टार है बेटा। समझ, कुट बड़ी पैंदी जे।
तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आपको क्या करनी है, ओके बेटा। अब हम एक एक करके इसको क्या करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस, ये हमें पता ही है क्या होता है, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, ठीक है। अब इसमें ये सर लेंथ होता है, ये क्या होता है, एरिया। ये लेंथ और एरिया हम कैसे देखते हैं, ये सही बन जाए बस, ये सही है क्या, उल्टा बन गया है, ओए हंसना नहीं है, इसलिए मैं ये वाला डायग्राम कभी बनाता ही नहीं। ये यहाँ पे फुल आएगा क्या, अरे बोल दो, ऐसे है। हाँ मैं वैसे ही बनाता हूँ, पर मैं आज पंगा ले गया। ये ऐसे आएगी ना, हाँ फिर ये लाइन मतलब ऐसे, ये लाइन ऐसे, ओए ऐसे आ रहे, ओ अरे वो तो मेरे को आता है यार, मैं तो आज वैसे ही चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा था इस साल भी, आज इस साल मैं ये वाली डायग्राम सोच के आया था भी मैं बनाऊंगा। अरे वाह, चलो वो कोई चक्कर नहीं, पर मेरे को अब समझ आ गया। मैं एक्चुअली ये लाइन को ना इधर बना लेता था, अब मेरे को समझ आ गया इधर ही बनानी है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बनाओ। ओए तुम लोगों को आता नहीं क्या फिर, इधर है ना, ओए अच्छा एक बार बताना, मैं भूल गया प्लीज। यार आप ये बताओ पहले मैं कौन सी लाइन को ज्वाइन करूं। अच्छा फिर करती ना वही गल, पहले किसको ज्वाइन करूं, ए सी को ज्वाइन करें पहले। ओ बस 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 बस, ये ठीक है, समझ गए ना। चलो बनाओ फटाफट बनाओ। ओए अब मैं पूरा समझ गया यार, ये बहुत सिंपल है ये। अरे बस अब मैं समझ गया, चलो ये बनाया करेंगे। अब ऐसे जो मर्जी है बस यही है। अब इधर देखो, ये बेटा हमने एक ऐसे डिप किया हुआ है, ये इसको समझिए क्या, कोई ना कोई कंटेनर में क्या किया हुआ है, इसको ऐसे डिप किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें ये कितना भी कंटेनर हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होएगा इसके बीच में। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको, एक नोटबुक ऐसे है, एक नोटबुक ऐसे, समझ गए ना, एक ये नोटबुक है, एक ये नोटबुक है। वो नोटबुक को हमने इलेक्ट्रोड्स बोल दिया, क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड्स। उनके बीच में पानी है, क्या है उसके बीच में, एक्वेरियम का एक ग्लास इधर है, एक्वेरियम का एक ग्लास इधर है, बीच में ना ऊपर ग्लास है ना नीचे ग्लास है, क्यों, बीच में पानी है सिर्फ, मतलब पानी मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बीच में, इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, बोल दो। ये हो गया बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या हो गया ये बोलो। अगर तो देखो वायर होती, अगर तो क्या होती, वायर, फिर तो हम वायर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया मानते हैं ना। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा एरिया होता है, ये वाली प्लेट का एरिया और
ये वाली प्लेट का एरिया, ये वाला एरिया, और इसका ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया कौन सा आ गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। और L इज द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एरिया ये हुआ, ठीक है। इसके बीच में अपन ने ये पूरा क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बेटा इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गया ना, हमने इसको एक कॉपी और दूसरी कॉपी को क्या कर दिया, ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब होएगा क्या, अब सुन लो पहले क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये लो, ये बन गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड ये है बेटा, और एक इलेक्ट्रोड ये भी मान लो ऐसे। समझ आ गया ना, इलेक्ट्रोड चल रहा है कि नहीं ये, और बोल दो। ये दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने क्या कर दिया, फिर ऐसे डिप कर दिया। क्या कर दिया, ऐसे डिप कर दिया सॉल्यूशन में। अब इनके बीच में पूरा क्या है, पानी है। तो एक एरिया ये वाला आ गया और एक एरिया ये वाला, और इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया मैंने, वायर से। क्या कर दिया, वायर से। और उसको ऐसे सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, बच गए। हाँ तभी नहीं, मेरे को पता था वो। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऐसे वायर। मतलब आपको एक सेंस बन गया ना, हमने वायर से ऐड कर दिया किसको, सॉल्यूशन को। आप इनके बीच में गैप जितना मर्जी रख सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो, कम भी, एरिया ज्यादा भी और एरिया कम भी, ठीक है, बच गई। हाँ क्या बेटा, ना ना फैन हूँ बट मैं अक्षय कुमार का। हाँ मेरे को अच्छा लगता है वो। तो मैं ये खतरों के खिलाड़ी वाले काम नहीं करने यार भाई, जिंदगी एक ही है। ओए पढ़ाई के रिगार्डिंग ही पूछना। ओके बेटा, ये समझ आ गया आपको पूरा, ठीक है। ये ऐसे डायग्राम। अब इस सॉल्यूशन का हमें क्या चेक करना होता है, कंडक्टिविटी। क्या चेक करना होता है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है इस दो प्लेट्स के बीच में वो कितना कंडक्टिव है, कितना नहीं है। अब इसको लिखते कैसे हैं, फिर अपन अगले वाला पॉइंट लिख लेते हैं। ये लिख दिया कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आगे जाते हैं। ये रेजिस्टिविटी, इसके यूनिट्स तो लिख ही लेंगे ना हम, ठीक है। अब हमने क्या लिखा बेटा, कंडक्टेंस। इसी में क्या लिख दिया, बोलो, कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, बोलो, G होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/r। ओके, यही इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, 1 रेजिस्टिविटी L/A। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोल दो, ठीक है। अब इसका जो यूनिट होएगा बेटा, किसका यूनिट होएगा, कंडक्टेंस का। क्या उसको ओम इनवर्स बोल सकते हैं क्या, यस। अब मान लो रियान बेटा, चलो ओम इनवर्स हो गया कि नहीं, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, हाँ ठीक है ना, पता था क्या, कैसे, अच्छा बता दिया था क्या, ठीक है। 1927 साइमन गो बैक था कि नहीं था यार, बोलो, हाँ साइमन गो बैक। गो बैक नहीं लिखना बस, हाँ ये नहीं आता क्या, अरे वो तो मजाक में बोला था यार, इसमें थोड़ा आता है, इसको साइमन्स बोलते हैं। हाँ एस सिंबल इसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये नहीं, ओम इनवर्स भी चलता है मार्केट में, ये भी चलता है, ये बताते हैं क्या फिजिक्स में,
कभी बताया ही नहीं किसी ने, ये फिजिक्स में बताते हैं। ठीक है, कमाल है। चलो बढ़िया। कंडक्टेंस ये हो गया। एक मिनट बताओ, अब आगे देखो रो। क्या है ये? रो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को मैं कौन से सिंबल से लिखूंगा? कापा से। क्या इसको 1 बाय रो लिख दूंगा? यस। रो की वैल्यू क्या है? रो की वैल्यू क्या है बेटा? आर ए बाय एल। क्या है बोलो? आर ए बाय एल। ये आ गया कि नहीं आ गया? बोल दो। 1 बाय रो को क्या बोल दिया? कंडक्टेंस। क्या बोल दिया? कंडक्टेंस। एल बाय ए को हम अभी लिखेंगे, इसको बोलते हैं जी स्टार। क्या बोलते हैं? स्टार। के इक्वल टू जी जी स्टार। बोलो जी जी स्टार। समझ आ गया कि नहीं? हाँ, ये जो जी स्टार होता है इसका नेम होता है बेटा सेल कांस्टेंट। क्या होता है? सेल कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू क्या होती है? एल बाय ए। जिसका यूनिट क्या होएगा? बोलो प्रितांशी, यूनिट क्या होएगा बेटा? मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आपको सारे सिंबल समझ आ गए कि नहीं आ गए यार? कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होने वाला है? हाँ, यूनिट क्या होने वाला है? रो का। बोलो इसका यूनिट क्या होता है? जी का। और जी का यूनिट क्या होता है? साइमन। ये मीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई बोल दो। ये पूरे यूनिट्स क्लियर हो गए कि नहीं? इसमें यूनिट्स ही सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। क्योंकि नेम एग्जामिनर कुछ भी बोल देता है कभी भी किसी को भी। ठीक है, अभी आ रही है ट्रेन, टेंशन है लोग। देखो अच्छा, यूनिट सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। वो कुछ भी बोल देगा नाम पर, आपको यूनिट से अंदाजा लगाना है वो क्या कहना चाह रहा है। लिख लो इसको फटाफट। क्या कह रहे थे आप? इतने सारे? हाँ बेटा, ये वाले अब क्वेश्चन के ना मैं आपको बताऊं कोई आंसर नहीं है। ये तो बस मजाक मजाक में ही चली जा रहा होता काम। ओके, ये तो बात तेरी सही है, पर अब करेंगे बेटा। यहां तक हर किसी को समझ आ गया? अब आप बताओ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। क्या है? ओम। 1 बाय रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसका यूनिट क्या है? ओम इनवर्स या फिर साइमंस। ये हो गया। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन मीटर इनवर्स या साइमन। सिंबल क्या है? कापा। वैल्यू क्या है? जी जी स्टार। जी जी स्टार को क्या हम यहीं पर जी एल बाय ए भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते यार? बोलो। तो के इक्वल टू जी एल बाय ए, के इक्वल टू जी जी स्टार। बात क्या है? सेम। मतलब उसी का ही मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो साइमन मीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब मैं यहां पर डेफिनेशन लिखूंगा किसका बेटा? कंडक्टिविटी का। किसका डेफिनेशन बोलो? देखो, कंडक्टिविटी का जब भी डेफिनेशन लिख रहे हैं या रेजिस्टिविटी का, तो आपने कैसे लिखा होगा? एरिया 1 मान लो, लेंथ 1 मान लो, तो जो वैल्यू आर की आएगी वही वैल्यू किसकी होती है? रो की। ऐसी यूनिट ऐसी डिफाइन किया ना। इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल सेम सेंस में। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है? सारे बच्चे थोड़ा मेडिटेट करके ना इसको दिमाग में डालो। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है? कापा। सी फॉर कंडक्टिविटी। के से बोलना आपने कंडक्टिविटी, बस मन में। समझ आ गया कि नहीं? कंडक्टिविटी कापा इक्वल टू बोलो जी जी स्टार। जी स्टार क्या होता है? एल बाय ए। जी क्या होता है? 1 बाय आर। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बस यही है मैनिपुलेशन। तो कंडक्टिविटी मतलब के जिसकी वैल्यू क्या है बेटा? जी एल बाय ए। अब आपने इसका डेफिनेशन लिखना है।
अगर लेंथ कितनी है बेटा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, मान लो सेंटीमीटर में डिफाइन कर रहा हूँ, किस में डिफाइन कर रहा हूँ, और एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा लेंथ होगी, ये क्या हो गया, एरिया। लेंथ इनटू एरिया करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब या क्यूबॉइड आ जाता है कि नहीं आ जाता, वो कितना बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बन जाएगा, तो अब आप इसको डेफिनेशन को लिखो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, conductivity is the conductance of solution when electrode plates are of 1 centimeter square, when electrode plates are of 1 centimeter square cross sectional area, are of 1 centimeter square cross sectional area, and separated by 1 centimeter, and separated by 1 centimeter. दूसरी डेफिनेशन लिखो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ब्रैकेट में लिख लो 1 मिलीलीटर। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ब्रैकेट में लिख दो 1 मिलीलीटर, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, बेसिकली क्या है देखो, कंडक्टिविटी किसके इक्वल है, कंडक्टेंस के। जब वॉल्यूम कितना है बेटा 1, एल भी 1 और एरिया भी क्या होएगा 1, समझ गए। एक मिलीलीटर वॉल्यूम का जो भी क्या होता है कंडक्टेंस होता है, वही किसके इक्वल होती है, कंडक्टिविटी के। समझ आ गया कि नहीं। बेसिकली कंडक्टिविटी क्या डिफाइन हो रही है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ गया कि नहीं आ गया, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 1 मिलीलीटर, बोलो इसका फीलिंग क्या है, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वही क्या है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। जो 2 मिलीलीटर का कंडक्टेंस होगा वो उसकी कंडक्टिविटी, 3 मिलीलीटर का जो कंडक्टेंस होगा वो उसकी कंडक्टिविटी। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब अगला लिखो, ये सब लिख दिया, बस इतना वैसे काम का आता नहीं है, पर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा हम, यहां तक लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हाउ टू यूज सेल कांस्टेंट। हाउ टू यूज सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, भी मान लो बेटा मैंने एक सेल बनाया इधर, ये आ गया सेल 1, क्या आ गया बोलो फटाफट, सेल 1 आ गया, ठीक है ना। ये अब अपने को समझ आ गया था, ए से सी, बी से डी, ए से सी, बी से डी, हाँ ये हमने क्या बना दिया था, ऐसे बोलो एक सेल बना दिया, ठीक है। एक सेल और बना दिया इधर, देखा, प्रैक्टिस करनी है बस डेली, समझ गए हो क्या। अब बस खत्म हो गया। मान लो यहां पर तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट E1 भरा बेटा, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या भर दिया, E2। मतलब आप ये मान के चलो मैंने इस सेल को उठाया नींबू पानी से, किधर डाल दिया, रसना में। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे कर दिया। तो उस सेल के बीच में जो इलेक्ट्रोड के बीच में गैप था वो तो क्या रह रहा है, एरिया भी क्या रह रहा है,
सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं भी, अगर एक का इलेक्ट्रोलाइट E1 है, किसका, सेल 1 का, एक सेल क्या है बेटा 2, इसका जो कंडक्टिविटी है वो तो K1 है, कंडक्टिविटी क्या है K2, इसकी कंडक्टिविटी क्या है बोलो K2, ये इलेक्ट्रोलाइट 1 है, ये इलेक्ट्रोलाइट 2 है। ओके, अब हम कंडक्टिविटी की वैल्यू ये होगी, और रेजिस्ट मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू G1 है, कंडक्टेंस की वैल्यू G2 है, बट जो सेल कांस्टेंट है वो दोनों में क्या है सेम। तो मैं K1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, Gg स्टार लिख सकता था कि नहीं यार बोलो, क्या लिख सकते थे Gg स्टार, पर यहाँ पर G1 स्टार आएगा, यहाँ पे G2 स्टार आएगा कि नहीं। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम यहाँ पर इक्वेट, क्या लिख देंगे बेटा K1 बाय G1 इक्वल टू K2 बाय G2, क्यों G स्टार की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई K1 बाय G1, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई K2 बाय G2, ये आ गया कि नहीं आ गया, ओए G2 नहीं है ये G2। ओके बेटा, ये क्लियर हो गया। G1 1 बाय G1 को क्या बोल सकते हैं R1। तो आपको ये फॉर्मूले की मैनिपुलेशन समझ आ गई कि नहीं, इतने फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्मूले सिर्फ दो ही फॉर्मूले अभी तक याद करना है, कौन सा, एक ही फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, K इक्वल टू G स्टार, और G स्टार क्या होता है L बाय, बस, और कुछ भी याद नहीं करना। क्या ये पूरा सिस्टम समझ आ गया, ये भी काफी काम आता है। तो क्वेश्चन में लिखा होता है फॉर द सेम सेल कांस्टेंट, अगर इसको एक इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं, आपको किसकी वैल्यू दी होगी, कोई भी तीन वेरिएबल का वैल्यू दिया होगा, एक वेरिएबल का वैल्यू पूछ लेंगे, समझ गए कि नहीं, ऐसे आता है काम। वो तू भी सीख ले, सौखा ही है। ले, और सौखा कर दिया, समझ रहे हो, 1 3 2 4, सीसी अप्रोच हुई है, समझ रहे हो क्या, ऐसे सीखना आपसे। चलो भाई, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया यार, आज आप लोगों ने मेरे को ये सिखा दिया है, बड़ी दिल की तमन्ना थी मैं भी बिना स्क्वायर वाला बनाऊं, मैं नहीं तो बेचारा यही बनाता रह गया जिंदगी में, कभी बॉक्स को इधर बना दिया, कभी इस बॉक्स को इधर बना दिया, बस, समझ रहे हो क्या, समझ ना आ रहा मेरे को भी मैं किधर क्या बना रहा हूँ, पर अब ये वाला बॉक्स मैं समझ गया, 1 3 2 4, बस। क्लियर, ठीक है। मान लो अगर आपको कोई थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन आ जाता है तो डरना नहीं है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है ना आपने, ये कौन है बेटा, गैल्वेनोमीटर, ये क्या है अपने पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस, ये ऐसे लगा दिया ना, ठीक है। अब यहाँ पर बट मैंने क्या बना दिया, एक सोल्यूशन, क्या बना दिया, एक सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या भर दिया हमने यहाँ पर बोलो, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट, क्या भर दिया, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए क्या, समझ गए कि नहीं, हाँ। इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया R1, इसका इधर R3, इधर R4, ये ऐसे बैटरी से लगा दिया कि नहीं लगा दिया यहाँ पे, बस। अब अपने को पता है दिस इज बैलेंस्ड, तो क्या लिखेंगे बेटा, R1 R4 इक्वल टू R2 R3। जब हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फटाफट बोलो, R1 की वैल्यू आ जाएगी, R1 की वैल्यू से किसकी वैल्यू आ जाएगी, G1 की, सेल कांस्टेंट हमें दिया होगा तो कप्पा की वैल्यू आ जाएगी G स्टार से, बोल दो, बस खत्म, लिख दो,
ये मतलब आपको पता होना चाहिए। कापा बोल दो यार, इसमें क्या है, कप्पा बोल दो, कापा बोल दो, कोई चक्कर नहीं है बेटा। नहीं सर प्लीज आप बोलो, आप मत बोल दो, सर बोल चुके। अच्छा अच्छा, सर ये चित्र बनाना है। हाँ हाँ, फटाफट बनाओ। शुगर है, कहीं पीले फूल नहीं पहन के आया। और बंदा ये इधर देखो क्या सही नहीं है ना। नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ा, मैं बहुत अच्छी है यार ये तो, मतलब नहीं ट्राई करने पता ही लग रहा है। समय ना ये बेटा, अगर ये कहीं पीले फूल वाली भी थी ये, नहीं तो भाई लाल टमाटरी बनकर जाता। शायद उसको लगा हो भी इससे कुछ हुआ ही हो। अब उसकी जरूरत नहीं है ना, फूल ही इतने हैं। बेटा रेनिंग सीजन में मत पहन लेना। ओए, ठीक है, अब लिखो अगला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके। टू मेजर कंडक्टिविटी, सिंबल क्या है कंडक्टिविटी का, के, हाँ सिंबल कापा नाम है उसका, सिंबल क्या है के। टू मेजर कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में लिखो के, एंड कंडक्टेंस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जी, ऑफ सॉल्यूशन, टू मेजर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कॉमा AC करंट सोर्स शुड बी यूज्ड, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, ठीक है। AC करंट सोर्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ DC, इंस्टेड ऑफ DC। रीजन लिख लो, बिकॉज on passing DC, because on passing DC the concentration of electrolytic solution changes, on passing direct current, ठीक है ना, the concentration of electrolytic solution क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि करंट डीसी का कांस्टेंट रहता है ना वोल्टेज, तो आयंस वायंस ज्यादा बन जाते हैं कभी कभी, तो कंसंट्रेशन जो सोच रहे थे वो नहीं होती, इसलिए ये चक्कर है, ठीक है। अब अगला लिखो बेटा मोलर कंडक्टिविटी, क्या लिखो, हाँ मोलर कंडक्टिविटी का क्या सिंबल है, हाँ वेरी वेल, फटाफट लिखो यार, मोलर कंडक्टिविटी जिसका सिंबल है लैम्डा एम। अब आप देखो एक कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, कंडक्टिविटी बन गया, समझ गए। अब कंडक्टिविटी के आगे क्या लग गया, मोल, इसका मतलब हमें अब इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल्स चाहिए, 1 मोल चाहिए, कितना मोल चाहिए, 1 मोल। तो अब लिखो मोलर कंडक्टिविटी इज द
मोलर मतलब मोलैरिटी से 1 मोलर हो गया ना, 1 मोलर को 1 मोल पर लीटर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे मोटा मोटा ये लगाना है अभी। मोलर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी एक कौन सी टर्म है? कंसंट्रेशन टर्म है। मतलब कितने यूनिट होने चाहिए कंसंट्रेशन के? 1। तो लिखो मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक solution divided by molar concentration, divided by molar concentration। मतलब कंडक्टिविटी को अगर हम किससे डिवाइड कर दें? कंसंट्रेशन से, मतलब तो क्या आ जाएगी वो? मोलर कंडक्टिविटी। दूसरी डेफिनेशन लिखो, मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज conductance of 1 mole of electrolyte, conductance of 1 mole of electrolyte। इसको थोड़ा सा मेडिटेट करो और प्रूव करो। भी हाउ कैन वी से, पहली डेफिनेशन में तो देखो क्या है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय, दूसरे में कंडक्टेंस से डिफाइन है, पहले से कंडक्टिविटी से डिफाइन है। तो एक ही डेफिनेशन को हमने 2 अलग अलग टर्म्स में क्या किया है? डिफाइन। थोड़ा सा सोचो कैसे। हमें तो देखो काम का फॉर्मूला ही है, वही पढ़ेंगे अपन तो, पर फिर भी 1 मिनट सोच लो कैसे। जैसे मतलब इतना लिखना करना नहीं है, ये तो मैं पहली बार ही बता रहा हूँ, कभी बताया नहीं मैंने, इस साल ही बता रहा हूँ ऐसे ही। वो बस सोचा चलो बता देते हैं, क्यों काम का तो है नहीं, पर कभी कभी खुद के मन में आया था यार, हाउ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस कैसे रिलेट कर दिया। ये देखो कंडक्टेंस जो डिफाइन, सॉरी कंडक्टिविटी जो क्या थी? डिफाइंड थी। वो क्या थी? कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यही बताया था ना, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मिलीलीटर का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या डिफाइन है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन है? कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। यही डिफाइन है ना, पहली डेफिनेशन देखो, कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलर कंसंट्रेशन। तो अब आप बताओ कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है? क्या K को मैं G/V बोल सकता हूं? अरे बोल दो, K क्या है? G/V। मोलैरिटी को क्या बोल सकते हैं बेटा? मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया? तो मैं क्या बोल दिया? ओए क्या हो गया यार बेटा? मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी फिर? कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोल्स। पढ़ना, यही डेफिनेशन थी। मोलर कंडक्टिविटी इज द, हाँ ये बहुत ही रेयर है भी आपको किसी के नोट्स में ऐसा मिले, क्योंकि इस साल ही मैंने अभी सोचा है, इवन कभी इतना जोर नहीं लगाया इस पॉइंट पर, ठीक है ना, क्योंकि पूछा नहीं जाता, पर मैंने सोचा चलो अभी बैठा था, मैं कहा यार आया कैसे होगा, ऐसे आया होगा, समझ आ गया कि नहीं। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या डिफाइन है बेटा? बोलो, कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलैरिटी बोल दो, चाहे इसको क्या बोल दो? कंडक्टेंस पर यूनिट मोल बोल दो। समझ गए कि नहीं? ऐसे हो गया। अब हमें तो बट इसका क्या चाहिए? सीधा फॉर्मूला। क्या चाहिए? फॉर्मूला।
तो हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया। इसके दो फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है बेटा? दो। दोनों ही आपको क्या होने चाहिए? याद। लैम्डा एम की वैल्यू एक के बाय सी है बेटा। एक लैम्डा एम की वैल्यू क्या है? 1000 के बाय सी। अब ध्यान देना है, ये वाला तो जो फॉर्मूला, मैं दोनों को पैरेलल लिखूंगा और आप भी पैरेलल ही लिखना ताकि बेटर रहेगा, आपको कभी डाउट नहीं आएगा। एक लैम्डा एम की वैल्यू क्या है बेटा? 1000 के बाय सी। ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर एक ही चीज के दो फॉर्मूला है, 1000 का फर्क है, इसका मतलब पक्का यूनिट्स में कहीं ना कहीं क्या रहा होगा? डिफरेंस रहा होगा। ऐसे ही सोचेंगे अपन। ठीक है ना। अब यहाँ पर लैम्डा एम का यूनिट जो भी कुछ आएगा, पहले कापा का यूनिट बताओ क्या आएगा बेटा? कापा का यूनिट क्या होता है? बोलो बोलो। जी स्टार होता है ना। जी क्या होता है? साइमन। स्टार क्या होता है? मीटर इनवर्स। और ये मोलैरिटी किसमें ये क्या होता है? मोल्स पर लीटर। मतलब लीटर नहीं ना आएगा। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? अब ये मीटर क्यूब किधर चला जाएगा? ऊपर। तो साइमन मोल मीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब, ये कितना बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? तो कुल मिला के एक यूनिट आ गया बेटा साइमन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। एक तो ये आ गया किसका यूनिट? लैम्डा एम का। किसका? लैम्डा एम का। पर हमें पता है ना ज्यादातर कंसंट्रेशन किसमें गिवन होती है? मोल पर लीटर में। किसमें गिवन होती है? मोल पर लीटर में। और कापा भी जो गिवन होता है ना वो सेंटीमीटर में गिवन होता है। किसमें गिवन होता है? सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इसका जो यूनिट आता है वो ज्यादातर यूज करना है साइमन। बोलो साइमन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। 99% क्वेश्चंस में आप इसको यूज करोगे, 1% क्वेश्चन में इसको यूज करोगे। समझ गए कि नहीं? ये वाला कब यूज करना है? व्हेन कंसंट्रेशन इज इन, बोलो, मोल पर लीटर। एंड व्हेन कापा किसमें गिवन होगा अपने को? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहां पर के किसमें गिवन होगा अपने को? समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये किसमें गिवन है? ये क्या है? के। और ये क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। क्या आपको पूरा पॉइंट समझ आ गया? हर किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? अगर तो ऐसा यूनिट में बातें करेंगे फिर ये वाला लगा देंगे, अगर विदाउट ऐसा यूनिट करेंगे तो ये वाला लगा देंगे। समझ आ गया कि नहीं? ये कौन सा फॉर्मूला है? एसआई यूनिट। ये कौन सा? बोलो, विदाउट एसआई यूनिट। 99% कौन सा यूज करोगे? लैम्डा एम इक्वल टू, बोलो, 1000 के बाय सी। बोलो क्या यूज करोगे? 1000 के बाय सी। ओके। हाँ वाटर। और टाइम ही हो रहा है क्या? टाइम ही हो रहा है। लाओ मॉड्यूल दो है। एक क्वेश्चन इसका कर लें ना, इतने फॉर्मूले पढ़े हैं, एक आधा क्वेश्चन तो कर लें। चलो अब पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। 15th इलस्ट्रेशन पढ़ो सारे बच्चे। कौन सी? 15th पढ़ो आराम से। इसी बात
ठंड लग रही है? इसको दे दे हंसिका को। रख दो बेटा यही। करो यार ये क्वेश्चन करो फटाफट। सर वहाँ पे 10 आंसर सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली चल लो। सोल्यूशन में देख लो ना क्या करेक्ट वैल्यू, थोड़ी करेक्शन कर लो। हाँ वो समझ आ गया? क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है क्या, पेन देना। और रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। रेजिस्टिविटी से क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, कापा आ जाएगा 1 बाय करके। ठीक है, तो के आ गया। के की वैल्यू क्या होती है, जो भी कुछ होती है। लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है 1000 के बाय सी। के भी आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से क्या कर दिया डिवाइड। कंसंट्रेशन दी हुई थी ना मोलैरिटी में, मोल पर लीटर में। कोई डाउट? अरे बोल दो। ठीक है, अब आप देखो 41 क्वेश्चन करो सारे बच्चे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 में। लिखो 41। तो आपको यूनिट्स वगैरह आने चाहिए, ठीक है ना। हो गया। मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम हो गया कि नहीं। लैम्डा एम क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और साइमन का फॉर्मूला क्या होता है, ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर में। सी आ गया क्या ऑप्शन? ठीक है, 42 बेटा क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखते हैं के। क्या लिखते हैं के, कापा। समझ गए। मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम लिख दो। अब 43 में अंडरलाइन करो वर्ड कौन सा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देना ये। अब आप देखो, हमने एक टर्म पढ़ी थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पढ़ी थी कि नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला था, क्या था सिंबल के। क्या था, के का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जी जी स्टार। आया कैसे था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है कि नहीं होता है यार। अरे बोल दो, 1 बाय रेजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी बोलना चाह रहे थे कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं। तो कंडक्टिविटी का नाम क्या रख दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ऐसी अब आप खुद दिमाग लगाओ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोल रहे होंगे।
वेरी वेल। किसको बोल रहे होंगे? अब जब कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल रहे हैं तो रेजिस्टिविटी को क्या बोलना चाहिए था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये कह रहा हूं। तो ये भी टर्म आती है, बस ये लास्ट टर्म क्या है? स्पेसिफिक। हाँ, तो इसको आप लोग लिख लो भी, अगर कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? वेरी वेल। तो रेजिस्टिविटी को क्या बोलेंगे? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, तो अब आप बताओ बेटा, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है ना? थर्सडे तक हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे? खत्म। तो हाँ, आ गया ना? क्या है बेटा, क्या गिवन था हमें इसमें? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब किसका सिंबल गिवन था? रेजिस्टिविटी का गिवन था कि नहीं था यार? और कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 बाय रेजिस्टिविटी, मतलब k की वैल्यू क्या गिवन है? 1 बाय x गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा m का? 1000 k बाय c क्या दिया हुआ इस बार? m, तो 1000 बाय xm आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 43rd। इस बार मैं सोच रहा हूं इसी चैप्टर पर ही हम क्या करते हैं फोकस। ठीक है। इस संडे जो टेस्ट आएगा वो एक्सक्लूसिव कौन से चैप्टर से आएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है। मैं चाहता हूं भी ये लास्ट वीक है जिसमें आपने थोड़ी सी ज्यादा क्या करनी है? मेहनत। क्यों? इसके बाद तो इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत, मतलब उसी टाइम, मतलब उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक से रिवीजन करने का क्या मिल जाएगा? मौका मिल जाएगा एंड तक। समझ गए कि नहीं? तो अब चैप्टर एंड तक आएगा, क्योंकि हम थर्सडे को क्या कर देंगे? नहीं, फिर वो जब हम आधा चैप्टर करेंगे ना, फिर आधा छूट जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं भी आप इस हफ्ते 100% किस पर फोकस करो? एक ही चैप्टर पर फोकस करो, विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं पुराना चैप्टर इंटेंशनली इस बार नहीं दे रहा। समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि फिर वो एनर्जी डाइल्यूट हो जाएगी। ओके बेटा, करना तो है ही ना। तो इसी हफ्ते करो, अभी मोमेंटम बना हुआ है। तो अभी आप एक्सरसाइज 3 का होमवर्क लिख लो। एक्सरसाइज 3 लाओ, कुछ तो करें।